गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के अमीन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है और कितने तरह के अमीन्स की क्लासिफिकेशन होती है, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एंड ऑल। अब अगला जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन अगर आपके पास हैं तो आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपके सिलेबस में मेथड मेंशन किए गए हैं वो है कार्बाइलमिन टेस्ट, हिंसबर्ग्स टेस्ट, रिएक्शन विद HNO2, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। तो इन सभी टेस्ट को और रिएक्शंस को हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करेंगे और इनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद कार्बाइलमिन टेस्ट। अब कार्बाइलमिन जो टेस्ट है इसमें, क्योंकि अब आपको पता है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी रिएक्शन को समझना है तो रिएक्टेंट का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और रिएजेंट का पता होना चाहिए। अब क्योंकि हम एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना तो पता है कि रिएक्टेंट आपका एमीन होने वाला है। अब आप प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बाइलमिन टेस्ट की बात करें तो कार्बाइलमिन के केस में जो रिएजेंट यूज़ होता है वो मिक्सचर यूज़ होता है किसका, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का और क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 एंड दिस बेस इज कमिंग फ्रॉम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा मैंने आपको कहा। तो इस बेस का रोल अक्सर क्या रहता है जब भी मीडियम में ऐड होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कई बार कि बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो क्योंकि ये क्लोरीन लगे हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इज कि ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है और कार्बन इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। नेट इफेक्ट इज कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में बड़ी इजीली निकल सकता है यहाँ से। सो आफ्टर द लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन, वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड along with the formation of this CCl3. CCl3 is called trichlorocarbene, but this intermediate as such is very unstable. क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है तो फटाफट से एक क्लोरीन को लूज कर जाता है, किस फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल बचा उसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 और विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट इज वेरी रिएक्टिव। फटाफट से जैसे मीडियम में जनरेट होगा कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी या रिएक्शन करने की कोशिश करेगा ये। अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, अमीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही अमीन के कांटेक्ट में आता है ये फटाफट से क्या करता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये एज सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वे डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपने ऑक्टेट रूल के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके पास एक लोन पेयर पड़ा जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, अमीन्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हुआ है जिसको डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इनका आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन होती है और इस तरह का इंटरमीडिएट निकल के सामने आता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल क्योंकि ऐसा अनस्टेबल है तो ये फटाफट से कुछ इस तरह के रीअरेंजमेंट शो करेगा, जहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन इस प्रोटॉन को स्नैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आ गए तो इसका लोन पेयर फिर से रीजनरेट हो गया, तो पॉजिटिव डेफिशिएंसी इसकी खत्म हो गई और इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन के सामने आया। नेक्स्ट स्टेप इज द लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। क्योंकि अब मैंने आपको कहा था कि हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमीन। तो इसमें से धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि सारे जो इसके मॉलिक्यूल इसके साथ वाले वो सारे एक एक करके निकलने शुरू हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक क्लोरीन का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या बचेगा, जब ये यहाँ से बॉन्ड पेयर के साथ जा रहा है तो कार्बन ने तो अपने 4 बॉन्ड पूरे करने, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे यूज़ कर लेता है और ऐसा यहाँ पे एक नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे तो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विद द लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्नैच करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ तो ये वाला इंटरमीडिएट बन के सामने आया। अब इसके ऊपर ऐसा नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं यहाँ पे। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन देयर विल बी अ लॉस ऑफ Cl, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमने धीरे धीरे इसमें से सारे के सारे एटम डिटैच करते जाना है, रिमूव करते जाना है। फिर से लॉस ऑफ Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। तो क्या रह जाएगा, जब ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में गया तो फिर से इसने इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब क्योंकि मीडियम बेसिक है तो मीडियम में बहुत सारा OH नेगेटिव पड़ा है, बेस पड़ा है। तो बेस क्या करता है, इस
हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। नेट इफेक्ट इज कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए, जब कार्बन पे गए तो नेगेटिव सेंटर जनरेट हो गया कार्बन के ऊपर। तो दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमीन इज फॉर्म्ड। अब क्योंकि कार्बाइलमीन बन रहा है इसको, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कार्बाइलमीन टेस्ट। और इस टेस्ट की एक कंडीशन है कि प्राइमरी अमीन कार्बाइलमीन बनाते हैं जिसकी बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है। मतलब मीडियम में अगर आपको प्राइमरी अमीन दिए होंगे और क्योंकि वहाँ पे कार्बाइलमीन बनेगा तो एक बड़ी ऑफेंसिव सी स्मेल आएगी, बड़ी तीखी सी स्मेल आपको आएगी, तो आप उस स्मेल को सूंघ के बता देंगे कि ये प्राइमरी अमीन रहा होगा। अगर वो सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई ऑफेंसिव स्मेल भी जनरेट नहीं होगी। तो इस तरह से इस टेस्ट को, कार्बाइलमीन टेस्ट को यूजुअली हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्योंकि प्राइमरी अमीन ऑफेंसिव स्मेल देंगे, आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमीन बनाएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेस्ट है हिंसबर्ग्स टेस्ट। अब हिंसबर्ग्स टेस्ट क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है इसका, और इसके लिए एक रिएजेंट यूज होता है जिसका नाम है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। अब फिर से मैंने आपको कहा क्योंकि ये टेस्ट किसके ऊपर हो रहा है? अमीन्स के ऊपर हो रहा है, तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होने वाला है? अमीन्स होने वाले हैं। तो अमीन्स की रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट, और हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है? पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर आपको टोलिन का स्ट्रक्चर पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप इसको जरूर देख लेना बुक में या कहीं इंटरनेट का यूज़ करके कि टोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। टोलिन इज समथिंग लाइक बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको टोलिन कहते हैं। अब इन्होंने कहा पैराटोलिन, टोलिन तो हमने ले लिया लेकिन उसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? सल्फोनाइल क्लोराइड लगा है। तो SO2Cl मॉलिक्यूल लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। जो टोलिन मॉलिक्यूल है उसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड लगा है। सो दिस रिएजेंट इज नाउ कॉल्ड पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसको हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। ये रिएजेंट जनरली बेसिक मीडियम में काम करता है, तो थोड़ा सा मीडियम हमें अल्कलाइन करना पड़ेगा। नेट इफेक्ट इज, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा एमीन के साथ विद लॉस ऑफ HCl। H कहाँ से जा रहा है? एमीन से, और Cl कहाँ से जा रहा है? पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से। विद लॉस ऑफ HCl इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल पैराटोलिन सल्फोनाइल ऐसा रह गया है, क्लोराइड उसमें से निकल चुका है, और यहाँ पे NHR यानी कि अल्काइलेटेड जो अमीन है वो इसके साथ अटैच होगी। अब इसको हमने नाम दिया N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। N सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि N के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। तो क्योंकि मीडियम अगर बेसिक होगा, जैसा कि हमने कहा था कि हमने मीडियम को बेसिक किया है, तो बेस कोशिश करेगा कि इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकाल लिया जाए। जब वो उसको प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेगा तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन के सामने आएगा। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने यूज़ किया तो विद द लॉस ऑफ वाटर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम पार्ट है वो इस N नेगेटिव के साथ एक आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इस तरह का एक सॉल्ट बनेगा। अब अगर इस स्टेज में आप मीडियम को एसिडिक कर देते हैं, एसिडिक मतलब आप थोड़ा सा HCl ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से NaCl का लॉस, और फिर से हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है? वही N अल्काइलेटेड पैराटोलिन सल्फोनाइल अमाइड। सो इस तरह की रिएक्शन हो रही है। अभी आप देखेंगे कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन के केस में ही पॉसिबल हुई है। ये जो रिएक्शन थी सिर्फ प्राइमरी अमीन ही दे रहे हैं। अगर हम सिमिलर रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ करने की कोशिश करें तो हमने फिर से वही हिंसबर्ग्स रिएजेंट लिया इन सम बेसिक मीडियम। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से क्या होगा? HCl का लॉस होगा, H जाएगा यहाँ से अमीन से, और क्लोराइड जाएगा जो ये सल्फोनाइल क्लोराइड वाला पार्ट था। तो आफ्टर द लॉस ऑफ दिस HCl व्हाट विल बी फॉर्म्ड? एक तरफ तो पैराटोलिन सल्फोनाइल पार्ट रह गया, दूसरी तरफ NR2 जो कि अमीन से आ रहा है वो पार्ट रह गया। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे बेस यूज़ करते हैं, अब जब आपने यहाँ बेस यूज़ किया था तो बेस ने, क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल था, वो उसकी डीप्रोटोनेशन कर रहा था, तो इस तरह का इंटरमीडिएट बन के सामने आया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो बेस अगर मीडियम में है भी तो वो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर सकता और इस तरह का कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इससे आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी अब यहाँ पे। सो सेकेंडरी अमीन इस स्टेज तक रिएक्शन देते हैं, बट आगे बेस और एसिड के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम टर्शरी अमीन पे भी चल लेते हैं। टर्शरी अमीन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोजन उसके पास नहीं है,
तो जब हम उसको पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से HCl निकलने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि HCl निकलने के लिए क्या चाहिए था, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो क्योंकि HCl का लॉस नहीं, तो हम मान सकते हैं कि इस स्टेज में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर आगे बेस और एसिड के साथ तो रिएक्शन का मतलब ही नहीं है। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है जो सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है कि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन प्राइमरी के केस में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन HCl के लॉस में यूज़ हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन बेस की एब्स्ट्रैक्शन के टाइम यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के इंटरमीडिएट बन के सामने आ रहे हैं। सेकेंडरी के केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि HCl की फॉर्म में ही लूज हो सकता है, तो आगे बेस और एसिड के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। टर्शियरी अमीन के केस में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ना तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा, ना वो बेस और एसिड ऐड करने के बाद रिएक्शन देगा। तो आप देख रहे हैं कि इस स्टेज में हम बड़ी इजीली पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी अमीन बन रहा है कि सेकेंडरी अमीन बन रहा है कि टर्शियरी अमीन बन रहा है। सो दिस इज़ वंडरफुल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये मैंने थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाने की आपको कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि आप बुक्स को स्टडी करके या कुछ और मीन्स जो भी आपका है, थोड़ा और मटेरियल इसमें ऐड करो इसकी और इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री है इसकी।